हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम प्रभु अग्रवाल है और मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप सबों के सामने आज की राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में और आज की जो नेतागण हैं उनके किन कर्मों से और कृत्यों से देश की आज ऐसी स्थिति होती जा रही दिनों दिन, जिसके वजह से सभी बुद्धिमान वर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग देश के चिंतित हैं। मेरे कहने का अर्थ है कि जैसे विपक्ष विहीन आज देश हो गया है। देश में हालांकि एक बहुत ही मजबूत और चुनी हुई लोकप्रिय सरकार है, लेकिन विपक्ष का भी उतना ही महत्वपूर्ण रोल होता है एक प्रजातंत्र में, जितना कि एक सत्ताधारी पार्टी का होता है। जिस तरह से पिछले 40, 45, 50 सालों में राजनेताओं ने इस देश पे राज किया, उसमें कहने को तो बहुत से लोगों ने बहुत सी भूलें की, लेकिन सब बहुत सी बातें उनके जाने के साथ ही समाप्त हो गई। जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उन्होंने बहुत ही देश में अच्छे कार्य किए और काफ़ी दिनों तक इस देश पे राज किया। उन्होंने भी कई भूलें की, लेकिन उन्होंने कुछ अच्छे कार्य भी किए जो कि उनके जाने के साथ ही समाप्त हो गया। और उसके पहले की बातें मैं कभी और किसी दूसरे समय में करूँगा। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, गांधी ने क्या किया, वो सब बातों पे मैं नहीं जाना चाहता। फिलहाल इंदिरा गांधी जी के आकस्मिक निधन या उनकी जो हत्या सिखों द्वारा की गई मतलब आतंकवादी सिखों के द्वारा, सॉरी, तो उसके बाद आनन फानन में लोगों ने राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है। तो उनका प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाना कुछ इस विषय मतलब वजह से लोगों ने सार्थक साबित किया, कांग्रेसियों ने, कि उससे है कि देश की जनता के दिलों पे जो घाव लगा है उस पे मलहम लग जाएगा। इसके वजह से उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। नहीं तो वैसे प्रोटोकॉल के हिसाब से उनके बाद श्री प्रणब मुखर्जी ही प्रधानमंत्री बनने के योग्य थे या उनका नंबर आता था, लेकिन खैर राजीव गांधी को बना दिया गया। राजीव गांधी जी ने ही इस देश में जो आज की राजनीति परिदृश्य है उसमें जो कारण चल रहा है, उसका सबसे बड़ा उनके द्वारा जो एक भूल था, साहबानों के केस का पलटना, जिसके वजह से शिला पूजन शुरू हुआ। हिंदू में एक भावना जागृत हुई कि ये सरकार दिनों दिन अल्पसंख्यकों के दबाव से झुकती चली जा रही है और वो तुष्टीकरण के हद तक जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि साहबानों को गुजारा भत्ता उनके पति के द्वारा दिया जाए, लेकिन राजीव सरकार ने उस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट का पलट दिया और लोगों के दबाव में मुस्लिमों के जो सारे देश में प्रदर्शन ये सब होने लगे, जुलूस प्रदर्शन, उसके वजह से उन्होंने बदल दिया। और उसके काट में विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, सब लोगों ने मिलकर कहा कि भाई अब तो हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा, नहीं तो आए दिन सरकार जो है इसी तरह से तुष्टीकरण करती रही तो फिर ये ज़्यादा दिन तक हिंदू बहुल देश नहीं रह पाएगा और धीरे धीरे उन लोगों का वर्चस्व बढ़ जाएगा। तो फिर उसके बाद रथ यात्राएँ शुरू हुई, शिला पूजन शुरू हुआ और बाबरी मस्जिद आंदोलन शुरू हुआ। और इसी बीच राजीव गांधी के जो मंत्रिमंडल में विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, उनका महत्वाकांक्षा बहुत उग्र हो गया कि किसी तरह उनको प्रधानमंत्री बनना था। उन्होंने एक बोफोर्स में घोटाले का आरोप लगाया और आरोप लगा के, और उसी एक झूठ थी या सच बात थी, लेकिन कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं थी कि जिससे कि इतने बड़े बहुमत से जो उनकी सरकार थी उसको उन्होंने सरकार तो अपने समय से ही चुनाव कराई, लेकिन उन्होंने पूरे देश में इसका बहुत व्यापक प्रचार किया और किसी तरह से कांग्रेस को सत्ता से हटाने में कामयाब हो गए। लेकिन वो जो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे वो एक बहुत ही कुटिल राजनीतिक थे और उनका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ सत्ता प्राप्त करना था। उन्हें वो एक राजघराने से आए थे, उनको कोई देश की जनता की ज़्यादा चिंता नहीं थी। जब चौधरी देवीलाल ने उनके पीछे षड्यंत्र करना शुरू कर दिया उनको सरकार से अपदस्थ करने का, तो उन्होंने इसके काट में मंडल आयोग लागू करवा दिया। और मंडल कमीशन का जो बस्तों में पड़ा हुआ था, वर्षों से बस्तों में पड़ा हुआ था, उस चीज़ों को उन्होंने ले आए कि कमंडल को काटने के लिए वो मंडल ले आए।
और जातिवाद का जहर ऐसे पूरे देश में फैलाया कि ये गली गली सड़क सड़क पर हिंदू बैकवर्ड फॉरवर्ड में दंगा होने लगा। हिंदू मुसलमान दंगा तो उसके सामने कुछ था ही नहीं। पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र में लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। बनारस में बीएचयू के सामने एक गोस्वामी ने 5 लीटर पेट्रोल अपने ऊपर डाल के आग लगा लिया। इसी तरह पूरे देश में आत्महत्याएं होने लगी। ऊंची जाति उच्च वर्ग के जाति के लोग अपना की भविष्य अंधकार देख के उनके लड़के कि भाई अब तो हमें नौकरी मिलेगी नहीं, आग लगा लिया, देह में ये किया वो किया। और किसी तरह से देश में अराजकता की चरम सीमा हो गई। फिर उनकी सरकार भी चली गई। उनकी सरकार जाने के बाद किसी तरह से विश्वनाथ प्रताप सिंह के जाने के बाद राजीव गांधी जी ने एक चाल चली और श्री चंद्रशेखर को उन्होंने प्रधानमंत्री का न्योता दिया। जिस तरह से इंदिरा गांधी ने चरण सिंह को बनाया था प्रधानमंत्री सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ण करने के लिए, विदाउट फेसिंग द लोक पार्लियामेंट, जो कि चरण सिंह जो थे उन्होंने पार्लियामेंट का सामना भी नहीं किया एज ए प्राइम मिनिस्टर, और फिर उनको सरकार से समर्थन इंदिरा गांधी ने वापस ले लिया, उनकी सरकार गिर गई। उसी तरह से चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनवाया राजीव गांधी ने कि इसी तरह से विपक्ष को जनता के सामने नंगा कर देंगे, उसके बाद फिर हम अपने सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन देखिए, एक ही खेल बार बार आप नहीं खेल सकते राजनीति में। काट की हाड़ी भी बार बार नहीं चढ़ती। इंदिरा गांधी थी और राजीव गांधी थे, दोनों में कोई समानता थी नहीं। ये एक नौसिखियापन करके उन्होंने चंद्रशेखर, जिसके मात्र 40 सांसदों का समर्थन प्राप्त था, सरकार तो बनवा दिया। और उसके कुछ ही दिनों के बाद, मुश्किल से मेरे ख्याल से महीना भर भी सरकार ढंग से चली नहीं और इन्होंने समर्थन वापस खींच लिया। और ये समर्थन करके वापस खींच लिया कि मेरे घर के आगे 2 कांस्टेबल घूमते हुए नजर आए संदिग्ध अवस्था में, जो कि हमारी जासूसी कर रहे थे। तो सरकार गिर गई। तो इस तरह से राजीव गांधी का ये दूसरा बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक भूल था। एक पहली, मैं जो भूलों की बात कर रहा था राजनीतिज्ञों के द्वारा, ये तो खैर पहली बात, ये राजनीतिक तो थे नहीं, लेकिन किसी तरह से राजनीति में माँ के मरने के वजह से आना हुआ इनका। एक भूल इन्होंने शाहबानो के केस में किया। दूसरा, पहले तो चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनवाया और फिर उनको सरकार को एक षड्यंत्र करके गिरा दिया। और उसके बाद देश में जो अराजकता तो थी ही, देश आर्थिक स्थिति से भी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी, और ये सब उठा पटक के चलते हर तरह से देश में एक तरह से अनार्किज्म का स्थिति आते जा रहा था। फिर उसके बाद एक उनके जो गलत निर्णय था, श्रीलंका में इन्होंने जो पीस कीपिंग फोर्स भेजा था लिट्टे के उनको शांत करने के लिए, इसके वजह से इनकी हत्या हुई। वहाँ नलिनी नाम की एक युवती ने इनका सिर्फ दूर में हत्या कर दिया। राजीव गांधी का एक बहुत ही दुखद अंत हो गया। और एक चमकता हुआ सितारा, जैसा कि वाजपेयी जी ने कहा था उस समय कि भरी दोपहर में अंधेरा छा गया। तो खैर, उनके दुख से भी, मृत्यु से भी देश में एक खालीपन तो आया ही राजनीति में। हालांकि जो भी हुआ उसके जिम्मेदार वो खुद थे। खैर, उसके बाद किसी तरह चुनाव हुआ, लेकिन राजीव गांधी जी जो अगर जीवित भी रहते और चुनाव अगर परिणाम आता तो शायद ही कांग्रेस को बहुमत मिलती, क्योंकि जो उनकी हत्या के बाद जो 175 सीटों पे बाद में जो वोटिंग हुई थी उसमें ही कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिली थी, उसके पहले कम सीटें मिली थी। खैर, जब चुनाव के बाद कांग्रेस की किसी तरह से बहुमत मिली, बहुमत मतलब पूर्ण बहुमत तो नहीं मिली, लेकिन हाँ मिली जुली सरकार बनाने की स्थिति में आए, तो कांग्रेस के जितने भी चाटुकार थे, नेहरू गांधी खानदान के जो क्या कहा जाता है, जो गीत उनके गाया करते थे, चरण वंदना करते थे, उनके दरबारी लोग थे, सब सोनिया जी के पीछे पड़ गए कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए, आप प्रधानमंत्री बन जाइए। तो खैर, सोनिया उस समय राजनीति में आने के चक्कर में थी नहीं, उनके बच्चे छोटे थे और वो राजीव के हत्या के दुख से उबर नहीं पाई थी। तो खैर, उन्होंने राजनीति में किनारा कर लिया। और फिर श्री नरसिम्हा राव, जो कि सही मानों में शास्त्री जी के बाद एक योग्य प्रधानमंत्री बने देश के। तो खैर, उनकी उम्र भी काफ़ी हो गई थी, बाईपास सर्जरी भी उनको शायद 2-3 बार हो चुका था, को कमज़ोर तो थे ही, लेकिन खैर प्रधानमंत्री का पद उन्होंने संभाला और मनमोहन सिंह के साथ मिलके
उन्होंने देश को काफ़ी मजबूती दी। आर्थिक स्थिति से भी मनमोहन सिंह की नीतियों ने उदारवाद के वजह से बैंकों के ये सब के कार्यकलाप में उन्होंने बहुत परिवर्तन लाया। एनपीए जो था, जिसका कि मापदंड पहले बहुत अलग था, जिसके वजह से बैंक लगातार घाटे में जाती थी, लेकिन बुक्स में वो अपना प्रॉफिट दिखाती थी। तो उन सब बहुत चीज़ों को मनमोहन सिंह ने सुधार किया। उसके बाद जब धीरे 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 कांग्रेस की स्थिति, हालांकि बीच में वो खराब हुई, वो भी षड्यंत्र का शिकार होने लगे, उनके भी सरकार अल्पमत में आने की स्थिति में आ गई। तब उन्होंने झारखंड के सांसदों को एक रिश्वत के हवाले दे के खरीदा, जिसके वजह से वो घोटाले में फंस गए। नरसिम्हा राव अपनी सरकार बचाने के लिए 2-2 करोड़ रुपया दे के पता नहीं 14 सांसदों को खरीदा था, कैसा आरोप लगा। खैर, उनकी सरकार चली, समय पूरा होने के बाद उनकी सरकार भी गिरी। और उसके बाद फिर देश में चुनाव हुए तो फिर कांग्रेस तो सत्ता में आई नहीं। फिर मिलीजुली सरकार बनाने की बात आई, कभी देवगौड़ा, कभी गुजराल, इसी तरह से करते करते किसी तरह से लुढ़कते पुढ़कते सरकार कुछ दिनों चली, फिर सरकार गिर गई। फिर उसके बाद चुनाव हुए। वाजपेयी जी 13 दिन के लिए एक बार प्रधानमंत्री बने, फिर 13 महीने के लिए सरकार बनाया, फिर उनकी सरकार गिर गई। तो फिर चुनाव हुए। फिर चुनाव में 2004 में 1919 के चुनाव में बीजेपी की सरकार आई, जो कि 5 साल चली। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने। 2004 तक उन्होंने किसी तरह से चलाया, लेकिन वाजपेयी जी भी चूक रहे थे। उनकी जो ऊर्जा थी वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर थी। और देश में आडवाणी जी या प्रमोद महाजन या बाकी सब लोग जो नेता थे उतने सशक्त नहीं थे, और उनकी पकड़ जनता की नब्ज़ के ऊपर उतनी थी नहीं। तो उस स्थिति में कुछ कहते हैं लोग कि उस समय प्याज महंगा हो गया, आलू महंगा हो गया, जो भी हो, किसी तरह से कांग्रेस सरकार में दोबारा आई। तो वो सोनिया गांधी, जो कि एक समय कहा करती थी जब राजीव गांधी के साथ ब्याह करके भारत में आई थी, कि आई विल प्रीफर टू बेगिंग इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली इंस्पाइट ऑफ गोइंग इनटू द पॉलिटिक्स। मतलब मैं राजनीति में आने के बजाय दिल्ली की सड़कों पे भीख मांगना पसंद करूंगी, लेकिन मैं राजनीति में ना आऊँगी, ना राजीव को नहीं आने दूंगी। अब वो सोनिया गांधी को महत्वाकांक्षा जगा, या फिर उनके चाटुकार 2004 में इनके ऊपर बहुत सा दबाव दिया गया, या प्रधानमंत्री बन जाइए। घंटों भाषण चला, 12-1 बजे रात तक लोकसभा में के हॉल में, कक्ष में इनको मनाया गया। लेकिन बहुत सी आंतरिक दबाव था, बहुत से बाहरी दबाव भी थे। फिर बाहर से बहुत ज़्यादा विरोध होने की वजह से वो समझ गई कि यहाँ संभव नहीं है प्रधानमंत्री बनना, तो उन्होंने श्री मनमोहन सिंह को बनाया। हालांकि मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने का जो उनका निर्णय था वो सिर्फ इसीलिए था कि समय आने पर वो उनसे आसानी से सत्ता जो है अपने बेटे के नाम से हस्तांतरित करवा लेंगी। ये उनका अभिलाषा था। और नहीं तो उस समय भी प्रणब मुखर्जी जो थे वो सबसे योग्य उम्मीदवार थे प्रधानमंत्री बनने के कारण लायक। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो अपने पुत्र मोह में उस समय मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री उन्होंने बना तो दिया, लेकिन सारा कार्यभार अपने हाथों में ही रखा। वो निर्देशक मंडल की अध्यक्ष बन गई और सारा काम वो खुद ही संभालती थी। वहाँ तक तो ठीक था, मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया उन्होंने, वहाँ तक तो ठीक था। लेकिन जब 5 साल सरकार चली, उसके बाद जब 2009 में मौका मिला, तो उनको फिर से बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी उनके पास, कि या तो कुछ ही ऐसे राजनीतिज्ञ को प्रधानमंत्री बनाती जो कि कांग्रेस को और मजबूती भी देता। जो कांग्रेस दिनों दिन कमज़ोर पर कमज़ोर होती चली जा रही थी। सब बड़े बड़े नेता हाशिए पे चले जा रहे थे। राजेश पायलट, अर्जुन सिंह और जितने शरद पवार थे और सब बड़े बड़े नेता थे, ममता बनर्जी थी, सब छिटकते चले जा रहे थे। और ये अपना बस इसी मुगालते में कांग्रेस थी कि हम सत्ता संभाले हुए हैं। एक मौका मिला था इनको, ब्रिटिश के अखबारों में उस समय निकला भी था कि ये शायद पी चिदम्बरम को अगला प्रधानमंत्री बनाएंगी। लेकिन खैर ये किसी भी ऐसे व्यक्ति के हाथ में सत्ता नहीं देना चाहती थी कि जिससे है कि इनके परिवार को आगे नुकसान हो जाए।
इन्होंने, सोनिया गांधी ने उस समय बहुत ही ब्लंडर किया, बहुत भयानक भूल किया। अगर ये उस समय राजीव को प्रधानमंत्री न सही मंत्रिमंडल में भी ले आती, राहुल गांधी को, सॉरी राजीव नहीं, राहुल को अगर मंत्रिमंडल में ले आती हैं और उनको कुछ अनुभव हो जाता, कोई बड़ा सशक्त रेलवे मंत्रालय या कुछ भी मंत्रिमंडल में लाती, तो धीरे 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 उनको अनुभव होता, तो आज राहुल की जो स्थिति है वैसी स्थिति नहीं रहती, जिनको कि अभी कुछ भी समझ में नहीं आता। कोई तरह का कोई भी चीज़ इनके कोई अंदर कोई सीरियसनेस नहीं है, कोई राजनीतिक वाली बात नहीं है। ऐसे तो बहुत सी बातें हैं, वो सब अगले वीडियो में मैं करूँगा कभी। लेकिन ये जो इनकी भूल थी, वो बहुत बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि वे सोची थी, जब इनसे पूछा गया था कि आप, मनमोहन सिंह ने भी इनको ऑफर दिया था कि आप, बोले नहीं नहीं, अभी देश में बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत करप्शन है। तो क्या भ्रष्टाचार और करप्शन ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी या किस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी, ये तो वही बता सकती हैं। लेकिन उनकी उस भूल का कारण ये हो गया कि अब ज़िंदगी भर के लिए सत्ता जो है, कांग्रेस को दोबारा आने का कोई भविष्य दिखता नहीं है, और इन्होंने एक बहुत बड़ी भूल कर दी। एक मौका और मिला था इनको, एक मैं और भूल की बात याद दिलाना चाहता हूँ। श्रीमती ममता बनर्जी, जो उस समय कुमारी ममता बनर्जी ने कहा था, इनको एक ऑफर दिया था कि आप ऐसा करें कि श्री मनमोहन सिंह को आप राष्ट्रपति बना दें और प्रणब दा को प्रधानमंत्री बना दें। वो मुझे आज भी उस बात को याद आता है कि अगर थोड़ा सा भी कोई समझदार व्यक्ति या कोई ये धैर्यवान व्यक्ति सोचता है कि नहीं, हमको कांग्रेस को रिवैम्प करना है, फिर से ऑर्गेनाइज करना है, खड़ा करना है देश में, जिसके कि जनाधार खसकते 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 बिल्कुल उस समय भी 15 से 20% तक आ गया था। अगर वो समझदारी से काम लेती और मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति बना देती, प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री बना देती, और अपने पुत्र को, राहुल बाबा को, कोई बड़ा सा मंत्रिमंडल दे देती, और ममता बनर्जी सबसे मिलके कांग्रेस का पुनर्गठन करती, सबको ऑफर देती कि सब लोग मिलके कांग्रेस में एक हो जाए, तो आज जो भाजपा का परचम लहरा रहा है लगभग 90% देश के राज्यों में, तो वैसी स्थिति नहीं आने वाली थी। लेकिन ये इतिहास इसका याद रखेगा। हालांकि उन्होंने 20-25 साल कांग्रेस को नेतृत्व प्रदान किया, लेकिन क्या नेतृत्व प्रदान किया, ये तो खैर वही बता सकती हैं, देश की जनता बता सकती है। देश में जनाधार शून्य से शून्य होता चला जा रहा है, और इन लोगों को ज़मीन की कोई सच्चाई नहीं है। आप कहीं भी किसी पब्लिक फिगर में इनके किसी परिवार को आप नहीं देखेंगे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपकी अदालत जो रजत शर्मा है, उसमें सोनिया गांधी आके भाग लें, या राहुल गांधी भाग लें, या प्रियंका भाग लें, या किसी भी जो पब्लिक डिबेट होती है चैनलों के द्वारा, और उनसे पूछा जाएगा तो कह देंगे कि अरे ये सब तो खरीदी हुई चैनलें हैं। अरे भाई, तो आपका जो चैनल है उसी पे तो आप आओ, आप जनता से तो जुड़े हो नहीं। जनता तो आपको कुछ जानती नहीं है, पता नहीं आप क्या समझते हैं, आपके परिवार, हम लोग किस मिट्टी से बने हैं, हम न जनता के बीच जाएंगे, बस सिर्फ चोरी 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 करते रहेंगे, ये चोरी वो चोरी वो चोरी। अरे आप जनता के से सच्चाई पहले जनता के दिलों में झांक के देखो, तो आप कुछ तो कर नहीं रहे। तो मेरा श्रोताओं, दर्शकों से यही मतलब कहना है कि आज जो देश की विपक्ष विहीन राजनीति है, उसमें बहुत बड़ा योगदान कांग्रेस का है। कांग्रेस अगर सशक्त रहती तो देश में आज जो इस तरह स्थितियाँ आते जा रही है, ठीक है, हिंदुत्व का जागरण होना कोई बुरी बात नहीं, हम लोग सब चाहते हैं कि हिंदुत्व में उभार आए, हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र बने, सब चाहते हैं, एक मजबूत राष्ट्र बने, सब चाहते हैं। लेकिन एक जो गंगा जमुनी संस्कृति की बात होती है, और कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत दिल को छू जाती हैं जो कि अच्छा नहीं लगता। अभी जावेद अख्तर जैसे लोग ने, जो कि सही मानों में बहुत ही बुद्धिजीवी और समझदार लोग हैं, वो सब अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। इस तरह से जब ज़्यादा देश में हिंदू मुस्लिम तक का भड़काने के लिए तरह तरह के चरमपंथी लोग जब बातें करते हैं, तो लगता है कि हम कहाँ चले जा रहे हैं। क्या कोई नहीं है इस देश को आगे देखने वाला, या इस तरह का कोई बात करे जो कि लगे भाईचारा की बात करे। सब एक ही बात करते रहते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है ना। आप एक बांग्लादेश के खिलाड़ी को आईपीएल में खेलने से रोक दिए, चलिए कोई बात। आपका अंडर 19 क्रिकेट में बांग्लादेश से खेल रहे हैं,
आप बाकी बाहर खेल रहे हैं, हर जगह खेल रहे हैं, एक खिलाड़ी अगर खेलता ना खेलता उससे क्या फ़र्क पड़ जाता है। उसके कारण आप अपने पड़ोसी देश, ठीक है बांग्लादेश को आपने पैदा किया है, आपका बच्चा है, आपका बेटा है, पोता है, जो समझिए बांग्लादेश को, तो ठीक है। अगर वो आज गलत रास्ते पे जा रहा है, वो सही रास्ते पे उसके आने का इंतज़ार कीजिए। भावनाओं को भड़काते रहना, खाई को चौड़ा करते रहना, हमारे वाजपेयी जी ने कहा था ना कि आप सब कुछ बदल सकते हो, भाई पत्नी सब उस समय आने पर बदल सकते हो, लेकिन पड़ोसी किसी भी हालत में नहीं बदल सकते हो। बांग्लादेश जो आपका पड़ोसी है, पड़ोसी रहेगा, उसको आप बदल नहीं सकते। तो ठीक है, उसके हिसाब से कुछ कंप्रोमाइज़ करके, कुछ सेक्रीफाइस करके बातें होती रहती हैं। लेकिन देश में जो आज स्थिति है, राजनीतिक स्थिति, वो हमारे कुछ शीर्ष नेताओं के द्वारा ली गई भयानक गलतियों के चलते ही आज ये स्थिति है। और दोस्तों, मैं आगे इसी तरह से आपके अगर कोई सवाल होंगे उसका जवाब दूंगा, और राजनीति में कहाँ कहाँ कैसे कैसे किन किन नाजुक मोड़ पे नेताओं ने बहुत बड़ी गलतियाँ की, जिसकी वजह से आज देश इस परिस्थिति से गुजर रही है, जूझ रही है, जो कि सबको अच्छा नहीं लग रहा है। अगर सबको अच्छा लग रहा होता तो फिर आज ऐसी स्थिति नहीं आती। और टीवी चैनलों पे क्या होता है, आप देख लें, पाँच पक्षों को बुला लिया जाता है। एक उसमें सत्ताधारी भाजपा के रहते हैं, 4 विभिन्न पार्टियों के रहते हैं, और सब आपस में तू मैं, तू मैं करके झगड़ा करते रहते हैं, जिससे कि आपका मन भी बोझिल हो जाता है और तरह तरह के दिमाग में उठपटांग बातें सभी दर्शकों के, देश की जनता में आते रहती है। देश के जनता के कुंठा का शिकार होते जा रही है। सारे जो युवा वर्ग है यही सोचेंगे कि राजनीति का मतलब यही होता है।